आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत से परिवार इस बात की चिंता हमेशा करते रहते हैं कि जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उसका क्या होगा। हम उसका पालन पोषण कैसे करेंगे, कैसे उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएंगे। इस तरह के बहुत से सवाल मध्यम श्रेणी के लोगों के बीच में होते हैं। ये वही बात सोचकर बहुत परेशान होते रहते हैं। आज की कहानी, क्या बच्चा अपना भाग्य साथ लेकर आता है, बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। बहुत पुरानी बात है। राजपुर नगर में एक अमीर आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी आलीशान जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त पल में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। इसी तरह समय कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। वह अमीर आदमी पहले तो बहुत धनी था। वे लाखों का कारोबार करता था, लेकिन किसी का वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन उस सेठ का भी बुरा वक्त आ गया। उसे कारोबार में काफी बड़ा नुकसान हुआ। वो करोड़ों का मालिक आज दूसरों का कर्जदार बन गया। वो सेठ बिल्कुल कंगाल हो गया। ये तो आप सभी जानते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं, सारे रिश्ते नाते पैसों के साथ होते हैं। जैसे ही पैसा साथ छोड़ जाता है, अपने सगे सब पराये हो जाते हैं। पैसा न होने पर सगे रिश्तेदार भाई बंधु सभी कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। इस तरह अचानक से जब सेठ के ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस और शहर के लोगों और रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि सेठ बहुत गरीब हो गया है। इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सेठ की हालात दिनों दिन बदतर होती गई। वो बुरी तरह से कर्ज में डूब गया। कर्ज मांगने वाले उसे बहुत तंग किया करते थे और रोज कोई न कोई व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़ा ही रहता था। इसी तरह से समय गुजर रहा था। एक दिन सेठ की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। सेठ को समझ नहीं आया कि वे उसकी बात पर खुश हुए या रोए। उसने सोचा कि मेरे पास तो हम दोनों के खाने का इंतजाम नहीं है, फिर जो बच्चा जन्म लेगा उसका खर्चा मैं कहाँ से उठाऊंगा। ये सोचकर सेठ बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने सेठानी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। एक दिन की बात है, सेठ परेशानी की हालत में घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक महात्मा आए। महात्मा ने सेठ को परेशानी की हालत में देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों नजर आ रहे हो। तब सेठ ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया कि कुछ दिन पहले मेरी क्या हालत थी और आज क्या हो गई है। ये बताने के बाद सेठ ने महात्मा को आने वाले बच्चे के बारे में भी बताया और बोला, बाबा मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि घर में तो हम दोनों पति पत्नी के खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर जो बच्चा इस दुनिया में आएगा उसका खर्चा मैं कैसे उठाऊंगा। उस महात्मा ने बड़े ध्यान से सेठ की बातें सुनी और फिर बोला, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, जो बच्चा इस दुनिया में आएगा वह अपना भाग्य साथ लेकर आएगा। भगवान बच्चे के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिख देते हैं। तुम उस बच्चे की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। तुम सिर्फ अपनी स्थिति ठीक करने पर ध्यान दो, परमात्मा सब कुछ ठीक कर देंगे। महात्मा की बात सुनकर सेठ को थोड़ा चैन आया। उसने महात्मा के चरणों को हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद महात्मा वहां से चले गए। सेठ अपना काम दोबारा से शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पूंजी नहीं थी जिससे वे के नया काम शुरू कर सके। ये सोचकर एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान आजकल कर्ज मांगने वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उनका पैसा कहाँ से वापस करूं। ऊपर से हमारे खुद के खर्चे भी हैं जो उसके लिए धन हमारे पास नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं।
अगर तुम्हारे मायके वाले कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। आखिर बुरे वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने उसकी बात सुनकर कहा, आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे पिताजी और भाइयों से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई कारोबार फिर से शुरू कर लेंगे। पत्नी की सहमति मिलने पर सेठ अपने पत्नी को लेकर रात के अंधेरे में अपनी ससुराल के लिए चल दिया। सेठ की ससुराल वहां से लगभग 5 कोस की दूरी पर थी। सेठ बहुत ही अभिमानी और खुददार था। जैसे ही वह अपनी ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव के बाहर ही एक कुएं के पास रुक गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं अपनी ससुराल तो जा रहा हूं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि अभी तक तो लोग मुझसे मदद मांगने आते थे और मैं लोगों की मदद किया करता था, लेकिन अभी मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। सेठ बड़ा असमंजस में था। वह सोच रहा था कि अगर मेरी ससुराल वालों ने मदद नहीं की और मना कर दिया तो मैं शर्म से ही मर जाऊंगा। कहते हैं कि ये समाज उसी को खाने के लिए पूछता है जो खाना खा के आता है, जिसका पेट पहले से भरा होता है। लोग उसी को अपने घर में बुलाते हैं। भूखे और लाचार और गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता। फिर सेठ ने कुछ सोच कर अपनी पत्नी से कहा, तुम एक काम करो, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाएं, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करें, तब तुम यहाँ आकर मुझे यहाँ से बुला के ले जाना। लेकिन अगर वह तुम्हें देखकर खुश ना हो और तुमसे बात ना करें, तुम्हारी इज्जत ना करें, तब तुम उल्टे पांव वहां से लौट आना। तब तक मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। सेठ ने अपनी पत्नी को ये कहकर उसके मायके भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव के बाहर उसी कुएं पर छोड़कर मायके चली गई। वहां जाकर उसने अपने भाइयों के सामने खड़ी हो गई। उसके भाइयों और भाभी ने जब देखा कि हमारी बहन और ननद हमारे घर आई है तो उसे देखकर ये सोचने लगे कि इसका पति तो अब कंगाल हो गया है। कर्ज मांगने वाले दिन रात लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए जरूर ये हमसे कुछ न कुछ मांगने ही आई होगी। कहते हैं कि गरीब मनुष्य से सभी लोग कन्नी काटते हैं। सेठ की पत्नी अपने मायके के आंगन में काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर उसे बैठने तक के लिए नहीं पूछा। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वह वहां से वापस उसी कुएं पर चली गई जहां पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचकर उसने अपने पति को सारी बातें बताई और कहा, मेरे भैया और भाभीियों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर मुझसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, भाग्यवान, अभी हमारा उनके घर जाना ठीक नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों चुपचाप अपने घर वापस लौट चलें। ये सोचकर सेठ और उसकी पत्नी वहां से वापस अपने गांव की ओर चलने लगे। उस समय पैदल का ही रास्ता था। चलते चलते जब वो अपने गांव के पास पहुंच गए तभी सेठ की पत्नी का पैर एक पत्थर से टकराया और वह नीचे गिर पड़ी। क्योंकि वह गर्भवती थी और ज्यादा चलने की स्थिति में भी नहीं थी। ज्यादा दूर चलने के कारण सेठ की पत्नी को प्रसव का दर्द उठ गया। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझे यहाँ रास्ते से उठाकर पास वाले खेत में ले चलो। सेठ उसको उठाकर वहीं पास में ही एक बाजरे के खेत में ले गया। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर बाद जब सेठ की पत्नी को होश आया तो उसने पति से कहा, बच्चे को साफ करके तुम इसे मेरी गोदी में दे दो और गंदे रक्त के कपड़े को बांधकर खेत में जाकर दबा दो। सेठ ने पत्नी के कहे अनुसार किया। उस गंदगी को वह कपड़े में बांधकर उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। अभी गड्ढा थोड़ा सा ही खुदा था कि तभी सेठ को उस स्थान पर एक पीतल का मटका दबा हुआ दिखाई दिया। सेठ ने मटके को बाहर निकाला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसे एकदम से महात्मा की बात याद आ गई कि बच्चा अपना भाग्य साथ लेकर आता है। और फिर मटके को उठाकर खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास पहुंचा और जाकर उसे सारी बात बताई और बोला, परमात्मा ने हमारा सारा दुख दर्द दूर कर दिया। इस बच्चे के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें
खूब सारी दौलत दे दी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का इंतजाम पहले से ही कर देता है। उसकी पत्नी भी यह सब देखकर बहुत खुश हुई। फिर सेठ खुशी खुशी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आता है। उसके आने जाने के बारे में किसी अड़ोसी पड़ोसी को खबर तक नहीं हुई, क्योंकि उस समय रात थी। आज उस कंगाल सेठ का भाग्य फिर से चमक गया। कुछ ही दिनों में सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े चैन से बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया, ये बात उसके आसपास वालों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वो सोचने लगे कि कल तक इसके घर में खाने को कुछ नहीं था। ये लोग भूखे मर रहे थे। कर्ज मांगने वाले हर समय इनके दरवाजे पर खड़े रहते थे। अचानक से इन्हें ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो ये लोग इतनी जल्दी अमीर हो गए। किसी ने सच ये कहा है कि दुनिया में कुछ लोग दूसरों की तरक्की से, दूसरों के सुख चैन से बहुत जलते हैं। इतना तो वो अपने दुखी होने से भी दुखी नहीं रहते। मनुष्य हमेशा दूसरों की तरक्की से दुखी तो होता है, लेकिन उससे सीखता कुछ नहीं। सेठ की खुशहाली अब पड़ोसी को रास नहीं आ रही थी। एक दिन पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर जाकर उसकी पत्नी से पूछने लगी, बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक से फिर इतने अमीर कैसे हो गए। देखो ना, तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया और तुम्हारा कारोबार पहले से ज्यादा अच्छे चलने लगा। वह उससे ऐसी मीठी मीठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि वे इतने अमीर कैसे हो गए। सेठ की पत्नी बड़ी भोली भाली और सीधी थी। वह उसकी बातों में आ गई। फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि कैसे उन्हें ये धन मिला और कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। पड़ोसन ये बात सुनकर अपने घर गई और जाकर अपने पति को सारी बात बताई। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के अंदर ईर्ष्या जाग गई। पड़ोसी बहुत बड़ा जमींदार था। जिस खेत में से सेठ को धन मिला था, वह खेत उसी पड़ोसी का था। ये बात जानकर जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो गई और कहने लगा कि वह खेत तो हमारा है जिसमें से सेठ को धन मिला है, इसलिए धन पर तो हमारा हक होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लेकर ही रहूंगा। ये सोचकर उसने सेठ पर राजा के दरबार में मुकदमा कर दिया और कहने लगा, महाराज, मेरे पड़ोसी को हमारे खेत से गड़ा हुआ धन मिला है। वो धन मेरे दादा ने बुरे वक्त के लिए हमारे खेत में दबा दिया था। धन हमारे दादा का है तो फिर उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से वे सारा धन मुझे वापस मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि सेठ, सच सच बताना, क्या तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा हुआ धन निकाल कर लाए हो? ये आदमी कह रहा है कि धन मेरे दादा का है। सेठ ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मुझे इसके खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। ये बोलकर सेठ ने सारी कहानी राजा को सुना दी और कहा, महाराज, जिसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, इसी दौरान मुझे वहां पर बहुत सा गड़ा हुआ धन मिला। सेठ की पूरी बात सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत खराब हो गई है। राजा ने काफी देर सोच विचार किया। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि धन तो सेठ को मिला है, इसलिए उस धन पर तो सेठ का ही अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे दादा ने तुम्हें धन देना होता तो वह पहले ही दे जाते, उसे जमीन में क्यों छुपाते? और अगर वह धन उसके भाग्य में होता तो इसको अभी तक मिल चुका होता। जब इसके खेत में धन गड़ा था तो इसने अभी तक उसे क्यों नहीं निकाला? फिर राजा ने आदेश सुनाया कि जमींदार, इसमें कोई दो राय नहीं, वह धन तुम्हारे दादा का ही है, लेकिन अभी तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक उनका जन्म नहीं हुआ था तब तक सेठ को धन नहीं मिला था। बच्चे के जन्म लेते ही सेठ को वह धन मिल गया। अभी जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया है, अपना कर्जा चुका दिया सो कर दिया। बाकी का जो धन बचा है उस धन को अदालत में जमा करवा दिया जाए और जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ये सारा धन उसको दे दिया जाएगा। यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा के ही हवाले कर दिया जाएगा। तुमने जो कहा था कि वह धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पुत्र बनकर पैदा हुए हैं।
और पैदा होते ही उन्होंने अपना सारा धन जमीन से निकाल लिया है, इसलिए तुम्हें इस बात की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी दादा पर भी तो तुम्हारा कुछ अधिकार तो बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी छोटे हैं। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें अपने दादा के पालन पोषण के लिए हर महीने 500 रुपये सेठ को देने होंगे। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादा पर तो तुम्हारा पूरा हक है, इस तरह तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का यह फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार सन्न रह गया। वो सोचने लगा कि क्या मेरा धन मुझे मिलने की बजाय 500 रुपये महीना उल्टा इस सेठ को देने पड़ेंगे। अभी पड़ोसी जमींदार पछता रहा था कि मेरी नीयत क्यों खराब हुई, ये उसी का नतीजा है। फिर जमींदार अपना मुंह लटकाकर वापस लौट गया। अब हर महीने उसे 500 रुपये सेठ को देने पड़ते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आने वाले समय के लिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा भी होगा, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद फिर सुबह होती है। इसी तरह ज़िंदगी में सुख दुख परेशानियां आती जाती रहती हैं, और जो बच्चा दुनिया में आने वाला होता है वह अपना भाग्य साथ ही लेकर आता है। इसलिए आने वाले समय की चिंता छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।